नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो अगर लगातार आप हमारे साथ क्लास में बने रहते हैं तो ये सभी प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे और इस क्लास में लगातार प्रश्नों का रिपीटेशन होता रहता है तो आप लोग को सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न हमारा कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी से प्रश्न लिए गए हैं। आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे खेल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जो है नेहरू ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है। किसमें? हॉकी से संबंधित है। उसके बाद विभिन्न खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफियों के बारे में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि फुटबॉल से कौन कौन सी ट्रॉफियां संबंधित है फुटबॉल से, तो देखिए फुटबॉल के बारे में बात करें तो ये एक कप है जिसका नाम है मर्डेका कप। ठीक, मर्डेका कप अगर आपसे पूछे कि मर्डेका कप किससे संबंधित है तो मर्डेका कप के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे ये फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे संतोष ट्रॉफी की बात करें, संतोष ट्रॉफी ये किससे संबंधित है तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रोवर्स कप किससे संबंधित है तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। उसके अलावा अब आ जाइए टेबल टेनिस पे। टेबल टेनिस से कौन कौन से जो है आपके कौन कौन से कप संबंधित है। तो जैसे अगर आपसे पूछे कि विजय लक्ष्मी कप किस खेल में दिया जाता है, विजय लक्ष्मी कप किस खेल में दिया जाता है तो टेबल टेनिस में दिया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि रामानुजन कप किस खेल में दिया जाता है, रामानुजन कप किस खेल में दिया जाता है तो भी टेनिस से दिया जाता है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि गोल्फ में कौन सा कप दिया जाता है तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप अगर आपसे पूछे, प्रिंस ऑफ वेल्स कप अगर आपसे पूछे किस खेल में दिया जाता है तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप तो ये आपके जो है आपके गोल्फ में दिया जाता है। ठीक, तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है तो ये हॉकी से संबंधित है जिसे हमने बताया। और गोल्फ से संबंधित कौन सा कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है गोल्फ से। फुटबॉल से कौन सा कप संबंधित है तो मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, इसके अलावा रोवर्स कप ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। और ठीक आगे टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे विजय लक्ष्मी कप किससे संबंधित है तो टेबल टेनिस से, रामानुजन कप किससे संबंधित है तो टेबल टेनिस से। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सिंगर के बारे में प्रश्न है, भारत के सिंगर के बारे में। किसे मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है तो ये जो हमारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनका उपनाम भी दिया जाता है। जैसे हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और मद्रास का मोजार्ट किसे कहा जाता है और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। तो मद्रास का जो मोजार्ट है ये AR रहमान को कहा जाता है। किसे? AR रहमान को कहा जाता है। ठीक, और AR रहमान कौन है तो ये एक भारतीय संगीतकार है। कौन है? ये भारतीय संगीतकार हैं। और AR रहमान के बारे में एक और पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इन्हें सन 2008 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। 2008 में कौन सा अवार्ड मिला था तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रैमी अवार्ड इन्हें 2008 में मिला था। कब मिला था? 2008 में मिला था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कुछ अन्य गायक के बारे में देख लेते हैं। जैसे कुछ अन्य गायक, किशोर कुमार कौन है तो ये भी भारत के एक सिंगर हैं। इसके अलावा इलैयाराज भी एक भारतीय सिंगर है। कौन है? इलैयाराज, ये कौन है? एक भारतीय सिंगर हैं। और इनके बारे में एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि इन्हें सन 2018 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। किस पुरस्कार से? पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इसका रिवीजन करेंगे। किसे मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है तो AR रहमान को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। ये भारत के एक संगीतकार हैं, इन्हें 2008 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। और किशोर कुमार भी एक भारत के संगीतकार हैं। इलैयाराज भारत के संगीतकार हैं जिन्हें 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न है कि भारत के कानून मंत्री कौन है। तो देखिए ये भी वर्तमान में कौन क्या है, इस तरह के प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान कानून मंत्री के बारे में बात करें तो इनका नाम अर्जुन मेघवाल है। क्या है? इनका नाम अर्जुन मेघवाल है। अगर आपसे पूछे कि इनसे पहले कौन थे, अर्जुन मेघवाल से पहले कौन थे कानून मंत्री, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इनसे पहले किरण रिजिजू थे। कौन थे? किरण रिजिजू भारत के क्या थे? कानून मंत्री थे भारत के, इनसे पहले। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम कानून मंत्री कौन थे, प्रथम कानून मंत्री भारत के कौन थे, प्रथम कानून मंत्री, तो आप लोग जानते होंगे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर। कौन थे? BR अम्बेडकर। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछे CJI कौन है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, DY चंद्रचूड़ है। कौन है? DY चंद्रचूड़ है। अगर आपसे पूछे कि भारत में वर्तमान भारत में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान भारत में जो राष्ट्रपति हैं ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान भारत की राष्ट्रपति। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहाँ पे भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है, भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है, तो भारत की जो वर्तमान सेना प्रमुख है उनका नाम है मनोज पांडे। क्या नाम है? मनोज पांडे भारत के वर्तमान सेना प्रमुख है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन कर लीजिए। देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत के कानून मंत्री कौन है, तो अर्जुन मेघवाल भारत के कानून मंत्री हैं। और भारत के पहले कानून, इनसे पहले कौन थे, तो यहाँ पे आप लोग भूल जाएंगे, तो इनसे पहले जो थे वो किरण रिजिजू थे। कौन थे? किरण रिजिजू। और भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो BR अम्बेडकर जी थे भारत के पहले कानून मंत्री। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के वर्तमान समय में DY चंद्रचूड़ हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है भारत की राष्ट्रपति। उसके बाद सेना प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे भारत की सेना प्रमुख है। कौन है? मनोज पांडे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपका क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहां पर इसका PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। देखिए 2024 में जो है वो जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन नहीं हुआ था, तो इस वजह से हम लोग 2023 वाला पढ़ लेते हैं। तो ये हुआ था इंदौर में। कहाँ पे हुआ था? इंदौर में। और इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? इंदौर मध्य प्रदेश में है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये प्रवासी भारतीय जो दिवस है इसको मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई, तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसको मनाए जाने की शुरुआत है 2003 से हुई थी। कब से हुई थी? 2003 से हुई थी। अब ये कब मनाया जाता है, तो ये आप लोग बताएंगे कि 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी, क्योंकि 9 जनवरी जो 1915 का दिन था, इसी दिन महात्मा गांधी जी, कौन? महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी कहाँ से आए थे, तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका से आए थे। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ पे आए थे? दक्षिण अफ्रीका से ये भारत आए थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से इस दिन ये भारत आते हैं। ठीक, और ये दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए थे तो इस दौरान इनकी उम्र कितनी थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी के बारे में कुछ आपको डिटेल में ही ध्यान रखना है, क्योंकि गांधी जी के लंगोटा के बारे में जब पेट के एग्जाम में पूछ सकता है तो ये कुछ भी पूछ सकता है भाई, एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया इंदौर मध्य प्रदेश में। और इसका जो शुरुआत है वो 2003 से मानी जाती है। उसके बाद जब कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इस वजह से 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 जनवरी के दिन मनाते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के CEO कौन है, तो नीति आयोग के CEO के बारे में ध्यान रखेंगे, BVR सुब्रमण्यम है। कौन है? BVR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के CEO। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के पहले CEO कौन थे, कौन पहले CEO कौन थे, तो पहले CEO के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के जो पहले CEO थे उनका नाम था सिंधु श्री खुल्लर। क्या था? सिंधु श्री खुल्लर इनका नाम था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा नीति आयोग में एक और पद होता है, वो होता है उपाध्यक्ष का। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, वर्तमान समय में उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है,
तो ये हैं आपके सुमन बेरी जी। कौन है? सुमन बेरी जी। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम था अरविंद पनघड़िया। कौन है? अरविंद पनघड़िया, जो कि वर्तमान समय में आपके अरविंद पनघड़िया ये वर्तमान समय आपके ये हमारे पहले सीईओ हैं। ठीक, सॉरी, ये पहले उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं। और वर्तमान उपाध्यक्ष पूछ ले तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी हैं। अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री वर्तमान अध्यक्ष होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो उसका अध्यक्ष बनेगा। तो वर्तमान समय प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी वर्तमान समय प्रधानमंत्री हैं। और ये नीति आयोग के बारे में ये किसके जगह पे आया था, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये योजना आयोग के जगह पे आया था। किसके जगह पे? योजना आयोग की जगह लिया था। और ये नीति आयोग जो होता है वो सरकार का थिंक टैंक के रूप में काम करता है। किसके रूप में? थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये भी बातें आप लोग नोट करेंगे। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 के दिन नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि नीति आयोग के पहले सीईओ का नीति आयोग के सीईओ वर्तमान समय कौन है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम है। सभी बातें हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आया था। इसको सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और पहले सीईओ इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनघड़िया है। ठीक, अगला प्रश्न कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस पर लागू नहीं होता? तो निजी संसाधनों पे, यानी कि ये निजी प्राधिकरणों पे नहीं लागू होता। किस पे? निजी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, निजी प्राधिकरणों पर नहीं लागू होता। और सूचना का जो अधिकार अधिनियम है इससे प्रश्न पूछा जाता है। ये सूचना का अधिकार अधिनियम से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्ट कब आया था? सूचना अधिकार अधिनियम कब आया था? तो ये 2005 में आया था। और ये एक चीज आप लोग एडिशनल पॉइंट है इसमें ये याद रखेंगे कि इसमें 6 अध्याय हैं। जो आपका जो ये है सूचना अधिकार अधिनियम, इसमें 6 अध्याय हैं। 31 तो इसमें धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 31 धाराएं हैं। उसके अलावा इसमें 2 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 2 अनुसूची है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सूचना का अधिकार अधिनियम ये भारत में लागू कब हुआ था ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये 12 अक्टूबर 2005 को ये भारत में लागू हो गया था। एक्ट 2005 में आया था और लागू भी 12 अक्टूबर 2005 में हो गया था। चलिए इसका रिवीजन कर देते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है? तो ये निजी प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता। किस पे? निजी प्राधिकरणों पे। इसमें 6 अध्याय होते हैं। 6 अध्याय होते हैं, 31 धाराएं होती हैं और 2 अनुसूची होती हैं। कितनी? 2 अनुसूची। और ये एक्ट 2005 में आया था और किस पे लागू नहीं होता है? तो 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ है। ठीक, और निजी संसाधनों पर, निजी प्राधिकरणों पे ये लागू नहीं होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बायो से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न बायो से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, और देखिए यहाँ पे आपको कोशिका के बारे में सारे पॉइंट बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं कि कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाने की बात कर रहा है, तो आप लोग इसका नाम याद रखेंगे। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो सेंट्रियोल का नाम आप लोग याद रखेंगे। किसका नाम? सेंट्रियोल का नाम याद कर रखेंगे। ये पादप कोशिका में नहीं, सेंट्रियोल जो है ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। आखिर ये पाया किस में जाता है? तो ये अगर आपसे पूछे ये पाया कहाँ जाता है, तो ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें? जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट की बात करें ये कहाँ पे पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट की बात करें ये पादप कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में ये पाया जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक, ये बातें हो गई। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का पावर हाउस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे,
कॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, तो सेंट्रियोल जो है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, बल्कि ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट ये पादप कोशिका में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में होते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अम्लराज क्या है? तो अम्लराज जो है ये आपका केमिस्ट्री से प्रश्न है, ये केमिस्ट्री से प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अम्लराज के बारे में आए दिन एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अम्लराज किसे कहते हैं? तो सांद्र HNO3 को जब आप लोग सांद्र HCl के साथ मिलाएंगे, सांद्र HCl के साथ मिलाएंगे तो ये कहलाता है आपका अम्लराज। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं HNO3 के बारे में पूछे कि ये क्या है, तो इसका रेशियो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किस रेशियो में मिलाना है? तो 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। और जो HNO3 है इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको नाइट्रिक अम्ल कहेंगे। उसके बला HCl को क्या बोलेंगे? तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया जो आपके अमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अमाशय में पाया जाता है। किसमें? अमाशय में पाया जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सांद्र किसे कहा जाता है? सांद्र अम्ल किसे कहा जाता है? तो सांद्र अम्ल जब अम्ल की मात्रा क्या हो? अम्ल की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा क्या हो? पानी की मात्रा कम हो, तो उसे सांद्र कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि तनु अम्ल किसे कहते हैं? तनु अम्ल किसे कहते हैं? तो तनु अम्ल जो है वो अगर आपके पास अम्ल की जो घोल है आपका, अम्ल की मात्रा कम हो और इसमें पानी की मात्रा अधिक हो, पानी की मात्रा क्या हो? अधिक हो, तो उसको तनु अम्ल बोलते हैं। ठीक, तो ये दोनों बातें भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि अम्लराज क्या है। तो सांद्र HNO3 और उसके साथ में सांद्र HCl को मिलाने पे 1:3 के अनुपात में तो क्या प्राप्त होता है? अम्लराज प्राप्त होता है। तो HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? ये HCl होता है, ये अमाशय में पाया जाता है। और सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा कम, उसे क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल किसे कहते हैं? कि अम्ल की मात्रा कम, पानी की मात्रा अधिक, उसे तनु अम्ल बोलते हैं। अगला प्रश्न कि दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस कौन सा होता है? तो दिया सलाई के निर्माण में जो प्रयुक्त फास्फोरस होता है वो लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सफेद फास्फोरस के बारे में, सफेद फास्फोरस, अगर आपसे पूछे कि सफेद फास्फोरस को रखा कहाँ पे जाता है? सफेद फास्फोरस को रखा कहाँ पे जाता है? तो ये रखा जाता है जल में। जिस तरह से सोडियम धातु को कैरोसिन ऑयल में यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है, उसी तरह से सफेद फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है? ये जल में रखा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि यहीं पे फास्फोरस के बारे में ही पूछ ले, फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस का अगर आपसे पूछे कि सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का सूत्र P4 होता है। अगर आपसे पूछे कि फास्फोरस का परमाणु संख्या बताइए, परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, कितना होता है? तो ये 15 होता है। तो ये दोनों बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस कौन सा होता है? तो लाल फास्फोरस दिया सलाई के निर्माण में होता है। सफेद फास्फोरस की बात करें तो ये रखा कहाँ पे जाता है? ये जल में रखा जाता है सफेद फास्फोरस। और फास्फोरस की बात करें, इसका सूत्र क्या होता है? तो P4 होता है। इसका सूत्र परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो सिंपल सी बात है, शरीर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? यहाँ पे आइए देखिए। जब पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है तो पानी कैसा होता है? बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और जब 4 डिग्री पे होता है तो ये बहुत ज़्यादा, इसका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। घनत्व जो है सबसे अधिक, पीक पे इसका घनत्व होता है। तो इस वजह से इसमें कोई भी चीज़ डालेंगे जिसका घनत्व अधिक होगा
कोई भी ऐसा चीज़ डालेंगे बिलियन में जो इसका घनत्व अधिक होगा तो वो तैरने लगेगा। और तापमान अगर कम हो जाता है तो इसकी जो घनत्व है वो क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। घनत्व क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब घनत्व कम रहेगा तो कोई भी चीज़ इसमें डालेंगे तो वो डूब जाएगा। तो ये आप लोग जानते हैं, ये आप लोग पढ़े भी होंगे। तो देखिए, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा तापमान है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें जल का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। जल का जो घनत्व है सर्वाधिक घनत्व होता है। ठीक, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि घनत्व का मापन हम लोग किसमें करते हैं, घनत्व का मापन हम लोग किसमें करते हैं, तो ये करते हैं हाइड्रोमीटर में। किसमें करते हैं, हाइड्रोमीटर में। किसमें करते हैं, हाइड्रोमीटर में घनत्व का मापन करते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि आर्द्रता किसमें मापते हैं, आर्द्रता तो ये मापते हैं हाइग्रोमीटर में। किसमें, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। किस मीटर से, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो शरीर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे जो संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, इसमें जल का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। कैसा होता है, सर्वाधिक। और घनत्व का जो मापन है हम लोग हाइड्रोमीटर से करते हैं। किसमें, हाइड्रोमीटर से। आर्द्रता का मापन हम लोग हाइग्रोमीटर से। थोड़ा सा अंतर है, ये हाइड्रोमीटर है, ये हाइग्रोमीटर है। क्या है ये, हाइग्रोमीटर। इस तरह से हाइग्रो लिखा जाएगा, इस तरह से हाइड्रोमीटर लिखा जाएगा, ये ई है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। तो पीर पंजाल श्रेणी का जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है इंद्रासन। इंद्रासन है। अगर आपसे पूछे इसकी ऊंचाई कितनी है तो 6221 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आइए हम लोग कुछ और पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोग लघु हिमालय के बारे में पढ़े होंगे, लघु हिमालय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो लघु हिमालय के में बहुत सारी श्रेणियां हैं, जैसे आपकी पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी ये लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। उसके अलावा धौलाधर श्रेणी की बात करें, धौलाधर श्रेणी की बात करें तो ये भी आपके लघु हिमालय में आती है। उसके अलावा महाभारत श्रेणी की बात करें, महाभारत श्रेणी की बात करें तो ये भी आपके लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। पीर पंजाल दर्रा अगर आपसे पूछ ले, यहीं पे अगर आपसे पूछे कि पीर पंजाल दर्रा और एक दर्रे का नाम और आप लोग याद रखेंगे, या फिर आपसे पूछ ले कि बनिहाल दर्रा, ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। किस राज्य में, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है इंद्रासन जिसकी ऊंचाई 6221 मीटर है। वहीं लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो लघु हिमालय के बारे में बात करें तो ये एक पर्वत का विस्तार है। हिमालय 3 भागों में बटा है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय। हिमालय कितनी भागों में बटा है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 3 पार्ट में बटा है। तो सबसे जो बड़ा वाला है इनको बृहद हिमालय बोलते हैं, बृहद हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय बोलते हैं। फिर आता है आपका मध्य हिमालय, कैसा हिमालय, मध्य हिमालय, फिर आपका लघु हिमालय। 3 पार्ट में बटा हुआ है हिमालय। ठीक, तो लघु हिमालय में कुछ पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तो ये पूछता है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाएगी, तो लघु हिमालय में। धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाएगी, वो भी लघु हिमालय में। और महाभारत श्रेणी कहाँ पाई जाएगी, वो भी आपके लघु हिमालय में। पीर पंजाल दर्रा या फिर बनिहाल दर्रे की बात करें, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो किलिमंजारो किस देश में पूछा है ना, तो तंजानिया बताएंगे। किस में बताएंगे, तंजानिया में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है, अगर आपसे पूछे कि किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये आप लोग अफ्रीका बताएंगे। क्या बताएंगे, अफ्रीका महाद्वीप बताएंगे। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की जो है, अफ्रीका की ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। और कुछ ऊंची चोटियों के बारे में बात करेंगे, जैसे एशिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट है एशिया की सबसे ऊंची चोटी। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, यूरोप की
अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम एल्ब्रूस है। क्या है? एल्ब्रूस है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम एल्ब्रूस है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या है, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम मैकिनले है। क्या है? मैकिनले। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एकांकागुआ। एकांकागुआ नाम है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं कुछ और चीजें बच रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, तो माउंट कोसियुस्को है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। माउंट कोसियुस्को है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा सारे महाद्वीप हो गए ना? हाँ, सारे महाद्वीप हो गए। अंटार्कटिका छूट रहा है। अगर आपसे पूछे कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो विंसप मैसिफ है। क्या है? विंसन मासिफ है। ठीक, ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो ये तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरह से हम लोग सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, पढ़ने वाले हैं। जैसे एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसप मैसिफ है। क्या है? विंसप मैसिफ है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, जो कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक अतिसंवेदनशीलता का क्या अर्थ है, तो अर्थशास्त्र में जो व्यक्तिक अतिसंवेदनशीलता होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि गरीबी का खतरा। इसका अर्थ होता है गरीबी का खतरा होता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए और प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे अर्थशास्त्र में आएंगे, तो आप लोग को मिलेगा एक गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। गरीबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था और किसने दिया था, तो ये दोनों बातें पूछी जाती है। 1971 में किसने दिया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी जी ने दिया था। किसने? इंदिरा गांधी जी ने दिया था। एक और प्रश्न, गरीबी से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि गरीबी उन्मूलन जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, गरीबी को समाप्त करने का प्रयास 21 पंचवर्षीय योजना में किया गया, जिसको गरीबी उन्मूलन बोलते हैं, तो ये 5वीं 5 ईयर प्लान में किया गया था। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत अतिसंवेदनशीलता का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है गरीबी का खतरा होना। क्या अर्थ होता है? गरीबी का खतरा होना। और गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, तो 1971 में। तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में लगाया गया। इंदिरा गांधी की इस समय सरकार थी। और गरीबी उन्मूलन कब है, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का पे जोर दिया गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की शुरुआत। अगर आपसे इस तरह से पूछे कि किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की शुरुआत हुई, तो आप लोग बताएंगे कहाँ से हुई थी पोलो खेल की शुरुआत? मणिपुर राज्य से। किस राज्य से? मणिपुर। उसी तरह बहुत सारे खेल हैं और उसके जन्मभूमि मतलब कहाँ से वो शुरुआत हुई, ये पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से? इंग्लैंड से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे कि ये क्रिकेट किस किस देशों का राष्ट्रीय खेल है, किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, तो ये आप लोग बताएंगे। एक तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड का, और साथ में आप लोग ऑस्ट्रेलिया को भी आप लोग याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का भी ये राष्ट्रीय खेल है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे वॉलीबॉल के बारे में ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो वॉलीबॉल जो है वो आपका है। वॉलीबॉल ये इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, वॉलीबॉल का शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो ये अमेरिका से इसका शुरुआत हुआ है। कहाँ पे? अमेरिका में शुरुआत हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि कबड्डी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कबड्डी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था भारत में। कहाँ पे? अपने भारत में इसका जन्म हुआ था। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल की
उत्पत्ति हुई थी किस भारतीय राज्य से, तो ये मणिपुर से हुई थी। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, जबकि क्रिकेट किस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, एक तो इंग्लैंड का, एक तो ऑस्ट्रेलिया का, ये राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और वॉलीबॉल की जो शुरुआत है वो अमेरिका से हुई थी। कबड्डी भारत कबड्डी का उद्गम अगर आपसे पूछे कहाँ से हुई थी, भारत से हुई थी। पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित, तो पाइका नृत्य जो है वो झारखंड से संबंधित है। किससे संबंधित है, झारखंड से संबंधित है। इसके अलावा छऊ नृत्य भी पूछे, छऊ नृत्य भी पूछे, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये भी आपके झारखंड से संबंधित है। छऊ नृत्य झारखंड से क्यों, ये और भी राज्यों से संबंधित है, लेकिन ज़्यादा फेमस कहाँ पे है, ये झारखंड में फेमस है आपका छऊ नृत्य। उसके बाद आपके पूछे जैसे घुमुरा कहाँ का संबंधित है, घुमुरा ये किस राज्य से संबंधित है, तो घुमुरा नृत्य जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। किससे, उड़ीसा से। अगर आपसे पूछे कि मांडी नृत्य कहाँ से संबंधित है, मांडी नृत्य ये कहाँ से संबंधित है, तो ये गोवा से संबंधित है। कहाँ पे, गोवा से संबंधित है मांडी नृत्य। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गरबा कहाँ से संबंधित है, गरबा कहाँ से संबंधित है, तो ये गुजरात से संबंधित है। कहाँ पे, गुजरात से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि आजी लामू नृत्य कहाँ से संबंधित है, आजी लामू नृत्य ये कहाँ से संबंधित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है। और छऊ नृत्य आपसे पूछे तो वो भी झारखंड से ही संबंधित है। घुमुरा की बात करें तो ये उड़ीसा से संबंधित नृत्य है। और मांडी नृत्य जो है ये गोवा से संबंधित है। कहाँ से, गोवा से संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे गरबा कहाँ से संबंधित है, तो गुजरात से। आजी लामू अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक भी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग को पीडीएफ वहां से मिलेगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था, तो ये किस शहर में हुआ था, लंदन में हुआ था। कहाँ पे, लंदन में। अगर आपसे पूछे कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था, तो ये भी बताएंगे किसने, दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और वयोवृद्ध पुरुष यानी कि भारत के सबसे गरीब मतलब ओल्ड आदमी किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत भी दिया गया था, जिसे धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय, सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले एकमात्र भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक, तो और अगला प्रश्न है कि हाँ, तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, इन्हें वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और भारत का लौह पुरुष अगर आपसे पूछ ले कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ये सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल को कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक और सभा था जिसका नाम था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस के बारे में बात करें, इसकी जो स्थापना कब हुई थी, 1905 में। और अगर आपसे पूछे ये कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, तो लंदन में। और किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना श्यामा कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने, श्याम कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना किया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था,
तो ये हुआ था लंदन में। कहाँ पे? लंदन में। और किसने किया था? तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा इंडिया हाउस एक सभा थी जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। और किसने किया था? श्यामा कृष्ण वर्मा ने किया था। श्यामा कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना किया था। NSDL का पूरा नाम क्या है? तो अगर आपसे पूछे कि NSDL का पूरा नाम, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका पूरा नाम है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका पूरा नाम है। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि NSDL के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछ ले कि NSDL की स्थापना कब हुई थी? NSDL की जो स्थापना हुई थी 1996 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। और भी कुछ हमारे पास फुल फॉर्म पूछने के लिए है। अगर आपसे पूछे कि BSE की स्थापना कब हुई थी, जिसको क्या कहते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको क्या बोलते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, अब ये क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे कि इसको क्या कहा जाता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? BSE बोलते हैं। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। एक NSE है। अगर आपसे पूछे कि NSE की स्थापना, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो क्या बोलते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। कहाँ पे? 1992 में। दोनों जो है मुंबई में कार्यरत हैं। तो अब इसका रिवीजन करेंगे। NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका पूरा नाम है। स्थापना 1996 में हुई थी और मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। BSE का जो फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और NSE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अगला प्रश्न, किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से होती है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल से होती है। किससे? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से होती है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई किस राज्य में होती है? सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई किस राज्य में होती है? तो सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई भी उत्तर प्रदेश में ही होती है। किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई होती है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक तालाब किस राज्य में है? सर्वाधिक तालाब किस राज्य में है? तो वो भी सर्वाधिक तालाब से सिंचाई किस राज्य में होती है? तो ये आपसे पूछे तो वो आप लोग आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई होती है। और दूसरे नंबर पे आप लोग क्या याद रखेंगे? तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। कहीं कहीं आपको तमिलनाडु पहले स्थान पे मिलेगा, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में या फिर तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश जो भी मिले, सर्वाधिक तालाब से सिंचाई के माध्यम से आप लोग लगाएंगे। क्योंकि जो हमारा दक्षिण भारत है वो पठारी है। पठारी के मतलब जो है भूमि जो है वो हार्ड है। वहाँ पे नल को गाड़ना या फिर बोरिंग गाड़ना वो पॉसिबल उतना नहीं हो पाता है। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार है उसमें बड़े बड़े जो कोटर पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ तालाब पाए जाते हैं, वैसे प्रायद्वीपीय भारत के पठार में बड़े बड़े तालाब पाए जाते हैं। पठारों पे उसमें पानी इकट्ठे होते हैं। ठीक, तो उसके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो उस मामले में सबसे अधिक ज़्यादा सिंचाई कहाँ पे की जाती है? आंध्र प्रदेश में। और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु में सिंचाई की जाती है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई कहाँ पे की जाती है? सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत वाला राज्य कहाँ पे, मतलब जहाँ पे प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा पंजाब राज्य। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य, जहाँ पे सिंचाई के मामले में प्रतिशत में सबसे अधिक है। तो चलिए
हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से होती है तो उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई कहाँ पे होती है तो भी आपका मामला आएगा उत्तर प्रदेश में ही। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक तालाब से सिंचाई कहाँ पे होती है तो वो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जाएगा। आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु कोई भी पहले स्थान पे मिल सकता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश ही पहले स्थान पे है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सिंचाई वाला जो है प्रतिशत सिंचाई वाला वो पंजाब राज्य है। अगला प्रश्न है वो बायो से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बायो से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पौधे मिट्टी में घुले नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं। तो ये मुक्त नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। किसमें? मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। किसमें? मुक्त नाइट्रोजन में ये परिवर्तित कर देते हैं। ठीक। अगर आपसे पूछे कि दलहनी, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं कि दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सी चीज पाए जाते हैं। दलहनी पौधों की जड़ की बात करें तो दलहनी पौधों की जड़ में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या है? जिसका नाम क्या है? राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। और इसका काम, राइजोबियम का जीवाणु का कार्य क्या होता है ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका कार्य होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। नाइट्रोजन का क्या करना? स्थिरीकरण करना इसका काम होता है। मतलब नाइट्रोजन को रोक करके रखना, स्थिरीकरण करना। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर आपसे पूछे पौधों के बारे में तो पौधों में जल परिवहन का काम कौन से भाग करता है, कौन सा ऊतक करता है? जल परिवहन। मतलब पौधों में जल को सभी भागों में पहुंचाने का काम क्या करता है तो ये करता है आपका जाइलम। कौन करता है? जाइलम। अगर आपसे पूछे कि पौधों में खनिज परिवहन का काम कौन करता है? खनिज परिवहन का काम पौधों में कौन भाग करता है तो ये कौन सा ऊतक करता है तो खनिज परिवहन का काम फ्लोएम नामक ऊतक करता है। कौन सा ऊतक? फ्लोएम ऊतक करता है। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। पौधे मिट्टी में घुले नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं तो ये परिवर्तित करते हैं मुक्त नाइट्रोजन में। किसमें? मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। और दलहनी पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइबोजियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोजियम पाया जाता है। और इसका काम होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। क्या करना? नाइट्रोजन को स्टोर करना। और जल परिवहन का काम जाइलम द्वारा किया जाता है और खनिज परिवहन का काम फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। खनिज पूरे पौधों में किसके द्वारा परिवहन किया जाता है? वो फ्लोएम के द्वारा परिवहन किया जाता है। अगला प्रश्न है फिर बायो से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने के लिए बनाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो अगर विटामिन पूछे रक्त का थक्का जमने में सहायक तो विटामिन के होता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा होता है, अगर आपसे पूछे कि रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा होता है तो ये होता है आपका फाइब्रिनोजन। कौन सा? फाइब्रिनोजन। ठीक, फाइब्रिनोजन। एंड प्रोथाम्बिन भी सहायक होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन भी रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। और फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन का अगर आपसे पूछ ले कि निर्माण कहाँ पे होता है हमारे शरीर में तो ये निर्माण होता है यकृत में। कहाँ पे? यकृत में बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि हिपैरिन का क्या काम है, हिपैरिन का क्या काम है तो ये थक्का जमने से जो रक्त हमारे शरीर में रहता है, हिपैरिन नामक प्रोटीन की बात करें तो ये जो रक्त हमारे शरीर में रहता है, जो फ्लो कर रहा है, वो शरीर में रक्त थक्का ना बन जाए इसको रोकता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। थक्का बनने से रोकने का काम कौन करता है? थक्का बनने से रोकने का काम क्या करता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन करता है। कौन सा प्रोटीन थक्का बनने से रोकता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन। और हिपैरिन नामक प्रोटीन का अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है तो इसका निर्माण क्या होता है, कहाँ पे होता है तो इसका निर्माण यकृत में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत को मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला बोला जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन के है और सहायक प्रोटीन पूछ ले जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है वो है आपका फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन। कौन है? फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन है। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण यकृत में होता है। और हिपैरिन प्रोटीन क्या काम करता है? रक्त का थक्का जमने से रोकने का काम करता है। क्या करता है? रक्त का थक्का जमने से रोकने का काम। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था।
और ये सिखों के किस नंबर के गुरु थे? दूसरे नंबर के गुरु थे। और एक प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जाता है कि गुरु अंगद देव का बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था लहना। क्या नाम था इनके? बचपन का नाम था लहना। अब सिख धर्म के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सिख धर्म के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि सिख धर्म के बारे में, तो इसके संस्थापक कौन है? सिख धर्म के बारे में संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं गुरु नानक। कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक है। और ये सिखों के ये पहले गुरु थे। फर्स्ट नंबर के गुरु कौन थे? गुरु नानक। और गुरु नानक के बारे में बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तलवंडी में इनका जन्म 1469 में हुआ था। और एक बात करते हैं गुरु नानक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? करतारपुर में। कहाँ पे? करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने ही संगत और लंगर की शुरुआत, अगर आपसे पूछे संगत और लंगर की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक जी ने किया था। किसने? गुरु नानक जी ने किया था। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। किस गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद देव ने की थी। गुरु लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे। अंतिम सिखों में कुछ 10 गुरु हुए। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। और 9वें गुरु जिनका नाम है तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब करवाया था। और 5वें नंबर के गुरु हैं जो जिनका नाम है अर्जुन देव, उनकी हत्या जहांगीर ने करवाया था। तो चलिए सिख धर्म के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। और इनकी जन्म की बात करें 1469 तलवंडी में हुआ था। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मृत्यु कब हुई थी? 1539 में एग्जाम करतारपुर में, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और गुरु अंगद देव के बचपन का नाम लहना था, ये भी एग्जाम में पूछा गया। संगत और लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये गुरु किसने की थी? तो वो भी आपके गुरु नानक जी ने किया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर है। कह रहा है राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति देता है? ठीक, तो ये शक्ति देता है आपका 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी जो विधेयक होते हैं उनको पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को वापस सौंप देंगे कि भैया इसमें आप पुनः विचार करिए, इसको पुनः देखिए, इसमें क्या कुछ गड़बड़ी हो सकती है और इसमें सुधार उधार जो भी करना हो आप कर लीजिए। तो ये जो इनकी शक्ति है राष्ट्रपति को देता है ये 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और कुछ संविधान संशोधनों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को बोला जाता है, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को बोला जाता है, तो ये 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और किससे संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था और ये जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी से। अगर आपसे पूछे कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, किससे संबंधित है, ये 2002 में हुआ और ये किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। और इसके लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और इसी के तहत संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जुड़ा। कौन सा अनुच्छेद जुड़ा? अनुच्छेद 21 का ए जुड़ा। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, ये कब हुआ था, तो 1978 में। ये किससे संबंधित है, ये संपत्ति से संबंधित है और संपत्ति को अनुच्छेद नंबर 31 से निकाल करके अनुच्छेद नंबर 300 के ए में रखा गया। अनुच्छेद 31 से निकाल करके अनुच्छेद नंबर 300 के ए में रखा गया। और संपत्ति वर्तमान समय कौन सा अधिकार है, तो ये कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार था, अब ये कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता, तो ये देता 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसे लघु संविधान भी बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 किसे बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं। 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था, ये जीएसटी से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में हुआ था, शिक्षा से संबंधित है। इसके तहत शिक्षा को अनुच्छेद 21 में रखा गया, 21A में रखा गया और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। और 44वां संविधान संशोधन 1978 की एक खास बात, ये संपत्ति से भी संबंधित है और 31 संपत्ति को अनुच्छेद नंबर 31 यानी कि मौलिक अधिकार कैटेगरी से निकाल करके इसको अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत में छेद से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। ओजोन परत में छेद से क्या तात्पर्य है कि ओजोन परत की मोटाई में कमी होना। ओजोन
परत की मोटाई में कमी होना, ये ओजोन परत के छिद्र से तात्पर्य है। अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत छिद्र ये स्थित कहाँ पे है, ओजोन परत छिद्र कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपके समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में ये स्थित है। अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत का ये सूत्र क्या होता है, सूत्र, तो ओजोन परत का सूत्र O3 होता है। और ओजोन परत जो अपने रक्षा कहाँ से करती है, ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो वायुमंडल क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष से जो आने वाली या सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण होती है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। किससे? सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और ओजोन परत वर्तमान समय में क्षरण हो रहा है, और इसका जो क्षरण हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है। कौन सी गैस कर रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रही है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। तो ये ओजोन परत क्षेत्र से तात्पर्य है कि ये ओजोन परत की क्षेत्र की मोटाई में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। ठीक, अगला प्रश्न है, ओजोन परत स्थित कहाँ पे है, तो ये समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत का ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। रक्षा किससे करती है? परावैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, जिससे स्किन से संबंधित बीमारियां नहीं होने पाती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो ये ओजोन परत को वर्तमान समय में क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है। ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं, तो ब्लू चिप कंपनी जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत कंपनी होती हैं, आर्थिक रूप से जो मजबूत कंपनी होती है उसे ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। और गिल्ट एज मार्केट, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसी कंपनियां ब्लू चिप का टैग दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़िया तरीके से काम करती हैं और हमेशा लाभ में रहती हैं, तो उस कंपनी को ब्लू चिप का टैग दिया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी होती है उसे ब्लू चिप का टैग दिया जाता है, उसे ब्लू चिप कहा जाता है कंपनी को। अगला प्रश्न है पुस्तक से संबंधित। पुस्तक से संबंधित एक पुस्तक जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कह रहा है कि इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो रामचंद्र गुहा है इस पुस्तक के लेखक। रामचंद्र गुहा इस पुस्तक के लेखक हैं। अगर आपसे पूछे कि आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन। कौन है? रघुराम राजन। अगर आपसे पूछे कि फिरोज द फॉरगेटन गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, फिरोज द फॉरगेटन गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो फिरोज, यहाँ पे ऐसे डबल बिंदु रहेगा, फिरोज द फॉरगेटन गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, बर्टिल फाल्क है। कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया, बर्टिल फाल्क की पुस्तक का नाम पूछा गया, फिरोज द फॉरगेटन गांधी है। उसके बाद मियाँ की मल्हार, ये किसकी पुस्तक है, मियाँ की मल्हार, ये किसकी पुस्तक है, तो मियाँ की जो मल्हार पुस्तक है ये है आपके तानसेन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तानसेन की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि गोल्डन ग्रेस होल्ड पुस्तक किसकी है, गोल्डन ग्रेस होल्ड ये पुस्तक किसकी है, तो गोल्डन ग्रेस होल्ड ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। किसकी? सरोजिनी नायडू की पुस्तक है गोल्डन ग्रेस होल्ड। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। जैसे इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के रचयिता कौन है। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है, रघुराम राजन है इस पुस्तक के लेखक। और फिरोज द फॉरगेटन गांधी की पुस्तक के लेखक कौन है, बर्टिल फाल्क हैं। और मियाँ की मल्हार पुस्तक के लेखक तानसेन जी है। और गोल्डन ग्रेस होल्ड पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू जी हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न है। कह रहा है कि सिन्निम्मू बाजको नामक बांध किस नदी पर है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बांध जो है
ये बांध जो है सिंधु नदी पे, किस नदी पे, सिंधु नदी पे है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सिंधु नदी के बारे में कुछ, इसकी लंबाई सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सानुख्याबाब ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सानुख्याबाब ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। और किसने कराया था, ये अगर आपसे पूछे कि सिंधु जल समझौता किसने करवाया था, तो ये विश्व बैंक ने करवाया था, विश्व बैंक ने करवाया था। इसके तहत सिंधु की जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की, केवल सिंधु नदी के बारे में, वैसे इसका जो बंटवारा है सिंधु और उसके 5 सहायक नदियों के बीच में किया गया था, लेकिन सिंधु नदी के बारे में ही आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि आप लोग ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो ऊपर की 3 नदियां होंगी, सिंधु झेलम चिनाब, उसका 80% जो जल है, 80% जल उसका प्रयोग पाकिस्तान करेगा। और रावी व्यास सतलज, उसका सिंधु नदी, ऊपर की जो 3 नदियां हैं, केवल सिंधु नदी का देखिए, सिंधु नदी का 80% जल का प्रयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। और 20% जल का प्रयोग कौन करेगा, ये अपना भारत करेगा। और सिंधु जल समझौता ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। चलिए रिवीजन करते हैं कि निम्बू बाजगो नामक बांध किस नदी पर है, तो ये सिंधु नदी पे है। सिंधु नदी का जो उद्गम है सानुख्याबाब ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे है, ये तिब्बत में है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में है। मानसरोवर झील का नाम आप लोग सुने होंगे। इसी के पास में सानुख्याबाब एक प्रॉपर जगह है जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है, तिब्बत से। तिब्बत वर्तमान समय में चीन के आधिपत्य में है। और इसकी लंबाई बात करते हैं कितनी है, 2880 किलोमीटर। उद्गम कहाँ पे होती है, सानुख्याबाब ग्लेशियर से। सिंधु नदी के बारे में बात करें, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। किसने कराया, तो विश्व बैंक ने कराया। किसके बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और इसके तहत सिंधु नदी का 80% जल जो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल कौन यूज करेगा, भारत यूज करेगा। कोalition ईयर्स 1996-12 पुस्तक किसने लिखी, तो ये पुस्तक लिखी थी आपके प्रणब मुखर्जी। किसने लिखी थी, प्रणब मुखर्जी ने लिखी थी। और प्रणब मुखर्जी भारत के कौन थे, तो ये पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और 8वीं 5 ईयर प्लान की बात करें, 8वीं 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें, तो ये कब से चली थी, 1992 से लेकर के 1997 तक ये चली थी। कब तक चली थी, 1997। अब एक पुस्तक के बारे में आप लोग और बताएंगे, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये पुस्तक किसकी है, तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंस की है। स्टीफन हॉकिंस की है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पुस्तक किसकी है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस की है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। कोalition ईयर्स 1996-92 पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक लिखी थी प्रणब मुखर्जी ने। किसने लिखी थी, प्रणब मुखर्जी ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक, अब ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 तक चली थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये पुस्तक स्टीफन हॉकिंस की है। बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंस, इनकी पुस्तक का नाम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को परिभाषित कीजिए। तो जीडीपी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं, एक वर्ष में उत्पादित, इसका डिफिनीशन लिखेंगे, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं
सेवाएं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीडीपी। अगर आपसे पूछे कि जीएनपी किसे बोलते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे देश के नागरिकों के द्वारा। तो यहाँ पे जो है जीडीपी में वो देशी प्लस विदेशी दोनों होते हैं, जबकि जीएनपी में जिसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं, इसमें केवल भारतीय होते हैं। तो ये है देश के नागरिकों के द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं का मूल्य। अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य को क्या कहते हैं? सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके जीएनपी। ठीक, अगर आपको जीडीपी निकालना, अगर आपको जीएनपी निकालना हो, जीएनपी, तो जीएनपी निकालने के लिए आप लोग जीडीपी में दोनों का मतलब जो विदेशी और देशी दोनों लोगों का अंतर लेकर के जीडीपी में आप लोग जोड़ देंगे, यानी कि आप लोग x माइनस एम, ये फार्मूला है जीएनपी निकालने का। तो ये फार्मूला है कि विदेशी आय, जितने लोग विदेश से कमाएंगे आय, और जितने लोग भारत में, जितने भारतीय विदेश से कमा करके आय लाएंगे, और जितने भारतीय विदेशों में कमा करके आय लाएंगे, और जितने विदेशी भारत में कमाएंगे, उन दोनों लोगों का आय का अंतर करके के जीडीपी में जोड़ देंगे, तब हम लोग का निकल के आएगा जीएनपी। ठीक, चलिए रिवीजन करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को परिभाषित कीजिए। एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? एक वर्ष में उत्पादित, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। जीएनपी किसे कहते हैं? देश के नागरिकों के द्वारा। किसके द्वारा? देश के नागरिकों। जीडीपी में क्या होगा? इसमें देशी विदेशी दोनों होंगे, जबकि जीएनपी में देश के नागरिकों के द्वारा अंतिम वस्तु उत्पादित एक वर्ष में अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को क्या बोलते हैं? जीएनपी कहते हैं। और जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में आप लोग क्या जोड़ेंगे? विदेशियों, जो विदेशी आय कमाए रहेंगे और जो भारतीय विदेश में रह के आय कमाए रहेंगे, उन दोनों का अंतर लेकर के जीएनपी में जोड़ देंगे। अगला प्रश्न है कि गर्म रेगिस्तान में पवन धूल से बनने वाली मृदा क्या कहलाती है? तो जो गर्म रेगिस्तान में पवन धूल से बनने वाली मृदा है उसको लोयस मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोयस मृदा बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये पूछा जाता है कि ये जो लोयस पठार होते हैं, लोयस पठार, तो ये कहाँ पे, ये निर्मित कैसे होते हैं? लोयस पठार ये निर्मित कैसे होते हैं? तो ये पवन द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा? पवन द्वारा निर्मित होते हैं। और ये कहाँ पे लोयस पठार कहाँ पे पाए जाते हैं? ये चीन में पाए जाते हैं। कहाँ पे? चीन में पाए जाते हैं। अगला, पवन द्वारा स्थलाकृत क्या होती है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या होती है? वो होता है आपका छत्रक, पवन द्वारा जो बनता है। उसके अलावा बरखान, ये पवन द्वारा बनता है। और लैगून, ये भी कैसे बनता है? ये पवन द्वारा बनता है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। लैगून, आप लोग लैगून झील जानते हैं, ये पवनों द्वारा बनाया जाता है। सॉरी, बरखान लैगून, ये दोनों एक में है। बरखान लैगून ये किसके द्वारा बनता है? वो आपके पवन द्वारा बनता है। जबकि लैगून झील अगर आपसे पूछ ले, लैगून झील किससे बनता है? तो ये समुद्री लहरों द्वारा बनता है। किसके द्वारा? समुद्री लहर के द्वारा बनता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं इसका कि गर्म रेगिस्तान में पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? इसे लोयस मृदा कहते हैं। और लोयस पठार कहाँ पे पाया जाता है? तो लोयस पठार का जो निर्माण है वो पवन के द्वारा होता है। ये पाए जाते हैं चीन में। पवन के द्वारा और भी स्थलाकृति बनती है, जैसे छत्रक पवन के द्वारा, बरखान लैगून ये पवन के द्वारा बनती है। अगर लैगून झील पूछे किसके द्वारा बनती है, तो ये समुद्री लहर के द्वारा बनती है। अगला प्रश्न हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पे आक्रमण 326 बीसी में किया था। कब किया था? 326 बीसी में। और सिकंदर भारत जब आया था, इसका स्वागत किसने किया था? इसका स्वागत किसने किया था? तो राजा आम्भी ने किया था। किसने? राजा आम्भी ने इसका स्वागत किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सिकंदर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर के बारे में, इनका जन्म 326 बीसी में हुआ था। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे?
बेबीलोन में। अगर सिकंदर के बारे में बात करें, ये शासक कहाँ का था, तो ये मकदूनिया का शासक था। कहाँ का शासक था, तो मकदूनिया का शासक था। कहाँ पर, मकदूनिया का शासक था। तो सिकंदर के सेनापतियों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता कि सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर। ये कौन था, सेल्यूकस निकेटर के बारे में पूछा जाता है कि ये किसका सेनापति था, तो सिकंदर का सेनापति था। तो ये थल सेनापति था। कैसा सेनापति था, थल सेनापति था, ठीक। और एक था आपका निर्याकस। निर्याकस ये सिकंदर का भी सेनापति था। और ये कैसा सेनापति था, सिकंदर का ये सेनापति था और ये जल सेनापति था। कैसा, जल सेनापति था, ठीक। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 326 बीसी में। आप लोग डेट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे भारत में ये आक्रमण करता है। स्वागत, जब ये भारत में आ रहा था तो इसका राजा आम्बी ने स्वागत किया था। ये भी एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है। सिकंदर का जन्म 326 बीसी में हुआ था और मृत्यु कहाँ पे हुआ था, बेबीलोन में हुआ था। और बात करते हैं शासक कहाँ के था, ये मकदूनिया का शासक था। सिकंदर के बारे में बात करते हैं, इसका सेनापति थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति कौन था, निर्याकस था। तो ये पूरी बातें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और इसी के साथ अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो जय हिंद क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो इसी तरह से रोज पढ़ने आइए और अपने तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाइए। और आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए।